Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you human digestive system, but current lecture based on absorption and assimilation. You understand carefully my lectures. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture focused on the question of NEET, AIMS, PBT, class 11th and 12th and other competitive examination related to बायोलॉजी। आप इस वीडियो को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर जूलॉजी, फॉर IAS, IFS, PCS एंड PFS में भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैं इस वीडियो को बना चुका हूं, परंतु यहाँ पर दोबारा इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं और उस मॉडिफिकेशन से मैं एक इसमें नया रूप लाना चाहता हूं और उस नए रूप को आप इस वीडियो में देखेंगे। इसमें कुछ मैंने एनिमेटेड वीडियो डाली है जिससे क्लैरिफिकेशन ईजी वे में हो जाए और स्टूडेंट बहुत ईजी वे में इसको समझ ले। तो अब मैं आपको एक स्लाइड पर लेकर चलूँगा, उस स्लाइड को आप देखिए। प्लीज़ कम्स ऑन द फर्स्ट स्लाइड। आइए, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। इसके लिए एक डेफिनेशन है, आप उस डेफिनेशन को सुनिए। कुछ स्ट्रक्चर हैं, उस स्ट्रक्चर को सुनिए, समझिए और उन स्ट्रक्चर पर ही पूरी वीडियो डिपेंड है। यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज विलस और बिलाई। ये एब्जॉर्ब्ड यूनिट है जिसको विलस या बिलाई कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली अकर इन इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड का जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में होता है। इसमें एक एब्जॉर्ब्ड यूनिट होती है, इनको बिलाई या विलस कहते हैं। द फंक्शंस ऑफ द बिलाई इंक्रीज द एब्जॉर्ब्ड एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। विलाई इंक्रीज द एब्जॉर्ब्ड एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। न्यूट्रिएंट सच एज मोनोसैकेराइड, अमीनो एसिड, डाइसैकेराइड, H2O, salt, absorb in capillaries of villi, fatty acid, fat, monoglyceride and fat soluble vitamins A, D, E, K into lacteals। यहाँ पर आपने दो स्ट्रक्चर का नाम सुना होगा, एक तो लैक्टिल्स हैं, दूसरा है ब्लड कैपिलरी। देखिए ब्लड कैपिलरी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट एंड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, और लैक्टिल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो ये न्यूट्रिएंट आपने सुने होंगे, मोनोसैकेराइड, अमीनो एसिड, डाइसैकेराइड, H2O, साल्ट, एब्जॉर्ब्ड इन कैपिलरीज। दूसरा जो लैक्टिल्स बताया था उसमें फैटी एसिड, फैट, मोनोग्लिसराइड, फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K ये लैक्टिल्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आगे का इनका भविष्य क्या है, ये एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं, कहाँ इनको पहुँचना चाहिए, कौन लेके जाता है इनको, तो वो आगे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मैं आपको इसको अच्छी तरह समझाऊंगा, आप इसको समझते जाइए। तो अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको एक इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर मिलेगी, उसको आप देखिए। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये आप संरचना देख रहे हैं, ये इंटेस्टाइन की संरचना है। ये इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इसको ओपन कर दिया है, ये ओपन पार्ट है। इस इंटेस्टाइन में बहुत सी विलाई प्रेजेंट होती हैं। इन विलाई की संख्या नियर अबाउट इन केस ऑफ मैन 40 to 50 lakhs, 40 से 50 लाख मनुष्य की इंटेस्टाइन में होती हैं। ये संरचना आप देख रहे हैं, ये वाली, ये क्या है, ये हेपेटिक पोर्टल बीन्स या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है।
ये एक चौकोर खाने में संरचना बंद है, ये विलाई है। इस विलाई को आप यहाँ पर देखेंगे तो ये विलाई की पूरी संरचना है। विलाई क्या है, ये आप ब्लू एंड रेड लाइन देख रहे हैं, ये कैपिलरीज हैं। इनके बीच में येलो स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रही है आपको, ये लैक्टिल्स है। लैक्टिल्स कवर्ड बाई ए फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये इस विलाई की संरचना है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ये, और ये सिंगल है। ऐसे जो विलाई हैं ये नियर अबाउट 40 to 50 लैक्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। अब आप आगे मैं आपको एक स्लाइड पर लेकर चलूँगा और उस स्लाइड पर मैं आपको विलाई की संरचना इंटेस्टाइन में दिखाऊंगा। आप उस संरचना को देखिए, बहुत केयरफुली देखिए। एक एनिमेट वीडियो है और उस एनिमेट वीडियो को मैंने इसमें डाला है। ये मेरा एक अपना प्रयास है जिससे वीडियो में और क्लैरिटी आनी चाहिए और स्टूडेंट की समझ में अधिक से अधिक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया ये विलाई है, ये बिलस है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, ये लैक्टिल्स है। ये आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु जब आपको क्लियरली दिखाया जाएगा तो आप बहुत इजी वे में इसको समझेंगे और जिसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि आप उसको बाद में नहीं भूलें। तो इसके लिए मैं आपको अब एक नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपको इसी संरचना को दिखाऊंगा कि इंटेस्टाइन में कितनी विलाई प्रेजेंट हैं। तो प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक वीडियो है, एनिमेट वीडियो है। इस एनिमेट वीडियो को केयरफुल्ली देखिए। अभी मैं इसको चालू करूँगा, आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें जो छोटी छोटी संरचनाएँ हैं उनको विलाई बोलते हैं, और विलाई का जो कार्य है इंक्रीज द एब्जॉर्ब्ड एरिया ऑफ इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आप इसको देखिए। ये आप देख रहे हैं इसमें बहुत सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ द विलाई इंक्रीज द एब्जॉर्ब्ड एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। तो ये आपने देखा, ये बहुत छोटी सी एनिमेट वीडियो है। अब मैं इसको दोबारा चालू करूँगा, एक बार और इसको ध्यानपूर्वक देखिए। ये आप देख रहे हैं, इसको बहुत केयरफुल्ली मैंने इसलिए इसको बनाया है कि प्रत्येक स्टूडेंट इस चीज़ को समझे कि इंटेस्टाइन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, विलाई क्या होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं, ये आपने देखे। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलूँगा। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आइए, ये नेक्स्ट स्लाइड है। ये यहाँ पर आप इस संरचना को देख रहे हैं, ये एक विलाई है, सिंगल विलाई है। सिंगल विलाई में कैसे इसका एब्जॉर्प्शन होता है उसको मैं बताना चाहूँगा। ये बहुत ही क्लियर कट है, बहुत ही क्लियर कट संरचना आपको दिखाई पड़ रही है। ये आप देख रहे हैं इसको, ये क्या है, ये लैक्टिल्स है, और ये लैक्टिल्स जो है कवर्ड है फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरी हैं। कैपिलरी क्या एब्जॉर्ब करती है, लैक्टिस क्या एब्जॉर्ब करती है, उसको आप समझिए। इसके बाद फिर एक एनिमेट वीडियो है। उस एनिमेट वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। वो आपको मैं यहीं समझा के ले चलता हूँ, तब आप वहाँ जा के देखिए इसको। तो ये आप एक चौकोर खाना देख रहे हैं। ये इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स ADEK एब्जॉर्ब्ड बाई डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट इनटू लैक्टिल्स। देखिए, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स ADEK पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं किसमें, लैक्टिल्स में। ये लैक्टिल्स प्रेजेंट है। इसके बाद ये कहाँ जाती हैं, लैक्टिल्स से ये मटेरियल कहाँ जाता है, टू लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर हम आपको लिम्फेटिक सिस्टम बताने वाले नहीं हैं,
कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, और क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेटरी, इसको हम बताने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि ये पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी के एक पैरेलल सिस्टम और होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो फैट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट into lactis and carry these nutrients into lymphatic system। तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब होकर लिम्फेटिक सिस्टम के लिए चला जाता है। अब आते हैं हम कैपिलरी पर आते हैं। कैपिलरी क्या है, ये आप एक और चौकोर खाना देख रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, H2O, साल्ट, अमोनिया, ये इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं। इन न्यूट्रिएंट में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड सभी प्रेजेंट हैं। ये इनका एब्जॉर्प्शन होता है, ये एब्जॉर्ब बाई कैपिलरी बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये चौकोर खाने में जो जितने भर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इनका एब्जॉर्प्शन होता है कैपिलरी में। किसके द्वारा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और ये कैपिलरी इसको कहाँ लेके जाती हैं, कहाँ पर कैरी करती हैं? ये कैपिलरी जो न्यूट्रिएंट यहाँ एब्जॉर्ब करती हैं, इस न्यूट्रिएंट को लेकर के लिवर के पास जाती हैं। किसके द्वारा? बाई हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या हेपेटिक पोर्टल वेन्स। हेपेटिक पोर्टल वेन्स के द्वारा ये कहाँ पहुँचती हैं? लिवर के लिए। लिवर से ही इनका आगे का फ्यूचर क्लियर होता है कि कहाँ कहाँ इनका एसिमिलेशन होना है। अब इसके बाद एक जो वीडियो है, एनिमेट वीडियो, उसमें आप इसको चलते हुए देखेंगे न्यूट्रिएंट को, तो उसको मैं दिखाऊंगा। यही मेरा क्लैरिफिकेशन करना था कि सभी स्टूडेंट को क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एसिमिलेशन जिस प्रकार इंटेस्टाइन में भोजन आता है, भोजन डाइजेस्ट होकर के उसमें से मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट्स अलग कर दिए जाते हैं, और जो मटेरियल बचता है उसको डिफिकेट कर दिया जाता है बाय द फीकल मैटर। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जैसे गन्ने को क्रश किया जाता है तो उससे जूस बाहर निकला आता है, और उसका जो मटेरियल मलबा होता है उसको हम अलग कर देते हैं। इसी प्रकार भोजन से हम इसको न्यूट्रिएंट को बिलाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो शेष मैटर बचता है उसको जो है डिफिकेशन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब आप एक नेक्स्ट स्लाइड पर आइए और नेक्स्ट स्लाइड को देखिए कि उसमें क्या सिस्टम दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये समझाना चाहूँगा कि वहाँ पर जो लैक्टिल्स दिया हुआ है वो ग्रीन कलर से इंडिकेट हैं, कैपिलरी रेड से हैं, और ये जो लैक्टिल्स हैं कहाँ जाती हैं? हार्ट के लिए। हार्ट के पास में क्या ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँच जाती हैं और एक लिम्फेटिक सिस्टम को जन्म देती हैं। अब आप यहाँ आइए, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड चालू करूँगा और वहाँ पे इसको बहुत केयरफुली देखिए। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन के ऊपर एक एनिमेट वीडियो है। इसको आपको बहुत केयरफुली सुनना है, समझना है और देखना है। अब मैं इसको चालू करता हूँ, आप इसको देखिए। Absorption and assimilation may be defined as simpler organic molecules with minerals, amines, water enter into body through villi. The villi are small finger-like projection. Each blast is absorbing unit consisting of lacteal ducts surrounded by fine network of blood capillary, fatty acid, fat, glycerol, and fat-soluble vitamins A, D, E, K are absorbed by lacteals by passive diffusion, and other components such as carbohydrate, monosaccharide, disaccharide, polysaccharide, H2O, salt, ammonia, amino acid are absorbed by capillary by active transport. It's carry nutrient to liver via hepatic portal veins. From liver,
minerals transported to all regions of the body for utilization. This conversion of food into energy for cellular organization is called assimilation. तो इस वीडियो को आपने सुना होगा और आपकी समझ में भी आ गया होगा कि ये क्या है। एसिमिलेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी टू सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एसिमिलेशन। तो आपने ये वीडियो देख ली और दोबारा कोई आवश्यकता नहीं है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। अब मैं इसके लिए आपको एक नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलूँगा और नेक्स्ट स्लाइड को देखिए, वहाँ पर क्या मिलता है आपको। कंटेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पास इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, जब डाइजेशन होता है तो जो कंटेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। जैसे एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ था, ये स्टमक से कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं उसको हम देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कंटिन्यू। देखिए, यहाँ आप समझिए, वाटर का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू रहता है अनटिल फैमिलियर सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ फिकस इज अचीव्ड। वाटर का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू रहता है क्योंकि जब तक फीकल मैटर सेमी सॉलिड कंडीशन में ना आ जाए। जो मल है वो अर्ध ठोस अवस्था में नहीं होगा तब तक जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा मिनरल, साल्ट, विटामिन्स एंड सम ड्रग्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड कैपिलरी। मिनरल्स हैं, साल्ट हैं, विटामिन्स हैं, सम ड्रग्स हैं, ये ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से ये ब्लड कैपिलरी में चले जाते हैं। अगला एक पॉइंट है बिलीरूबिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जॉन्डिस क्रिएट करता है। ये जॉन्डिस क्रिएट करता है। इज अल्टर्ड बाई माइक्रोब्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्ज इंटेस्टाइन में चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद क्या रिजल्ट होता है इसका? सम ऑफ रिजल्टेंट यूरिबिलिनोजन इज रीएब्जॉर्ब्ड। जब इसको चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा? यूरिबिलिनोजन। तो कुछ तो इसमें से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। बट मोस्ट इज कन्वर्टेड इनटू स्टरकोबिलिन। देखिए, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स in the video. These terms comes in the various competitive examinations such as civil, PCS and NEET. स्टरकोबिलिन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स। अभी बताता हूँ क्यों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्राउन कलर ऑफ फिकस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टरकोबिलिन। जब फीकल मैटर का, मल का जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाता है या भूरे कलर का हो जाता है, तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, क्या प्रेजेंट हो जाता है जो ब्राउन कलर का हो जाए? तो उसका आंसर है स्टरकोबिलिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है, चाहे वो सिविल का हो, चाहे नीट का हो, चाहे एम्स का हो और चाहे वो जनरल स्टडी का हो। तो इसको आप ध्यान में रखिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो। इसको भी देखिए, ये भी आपका ही फंक्शन है, इसको याद नहीं करना है, इसको केवल आपको रियलिटी में बदलना है। सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड लाइक करना है। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये अगला है स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन इन इंटेस्टाइनल बाल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी इंटेस्टाइन की बाल में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत इजी वे में समझिए, सुनिए। नोट्स बनाना चाहते हैं आप उसके नोट्स बनाइए और बहुत अच्छा वीडियो है। नियर अबाउट 98% क्वेश्चन सॉल्व फ्रॉम दिस वीडियो। अगर यहाँ इस वीडियो से क्वेश्चन आता है तो उसको हल होके जाना ही है। यानी इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा उसको हल होना है, क्योंकि यहाँ हल प्रेजेंट है।
पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं बॉलबुलाई कॉन्निवेंटस या फोल्ड ऑफ कैरकरिंग। मैंने भी बहुत सी वीडियो देखी है एब्जॉर्प्शन के ऊपर एंड एसिमिलेशन के ऊपर। मैंने किसी वीडियो में स्पष्ट रूप से एसिमिलेशन अभी तक नहीं देखा। वीडियो बनाने वाले बहुत बना रहे हैं, पर मैंने किसी भी वीडियो में एसिमिलेशन स्पष्ट रूप से किसी ने नहीं समझाया है। और बॉलबुलाई कॉन्निवेंटस नाम की ये संरचना है, इसको भी मैंने नहीं किसी वीडियो में देखा। हो सकता है दी हो, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता हूँ, पर मैंने इसको देखा नहीं। बॉलबुलाई कॉन्निवेंटस फोल्ड ऑफ कैरकरिंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोल्ड ऑफ कैरकरिंग? इसका कार्य क्या है? वही कार्य है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। intestinal mucosa fold at different place. It increase the intestinal surface. ये भी इंटेस्टाइन के सरफेस को, एरिया को बढ़ा देती है। नियर अबाउट 3 टाइम, 3 गुना इंटेस्टाइन के सरफेस को 3 गुना बढ़ा देती है, जिससे भोजन का एब्जॉर्प्शन बहुत ईजी वे में हो जाए। तो ये फंक्शन है फोल्ड ऑफ कैरकरिंग का। इंक्रीज द इंटेस्टाइनल सरफेस नियर अबाउट 3 टाइम फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब हम एक नेक्स्ट संरचना पर आते हैं, विलाई। विलाई के बारे में मेरी आपसे बात हो चुकी है। विलाई क्या है? ये एब्जॉर्बिंग यूनिट है। इट इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इंक्रीज द एब्जॉर्ब्ड एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के एब्जॉर्ब्ड एरिया को इंक्रीज कर देती है। इंटरनल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन बल्ज इन मैनी फोल्ड कॉल्ड विलाई। इट इंक्रीज द एब्जॉर्ब्ड एरिया नियर अबाउट 10 टाइम्स। ये नियर अबाउट 10 टाइम्स जो है इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ा देती है। नंबर ऑफ विलाई इन मैन नियर अबाउट 40 to 50 lakhs। ये भी मैंने आपको वहीं बता दिया था जब स्टार्टिंग मैंने वीडियो की थी, तो वहाँ पर आपको मैंने ये बता दिया था। इसके बाद हम आते हैं माइक्रोविलाई पर। ये एक और संरचना है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई इंक्रीज द एब्जॉर्ब्ड एरिया नियर अबाउट 20 टाइम। ये विलाई की तरह ही माइक्रोविलाई एक संरचना है। ये इंटेस्टाइन के एब्जॉर्ब्ड एरिया को नियर अबाउट 20 टाइम इंक्रीज कर देती हैं, जिससे फूड का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इजीली। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को भी समझते जाइए। ये पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या है? पेरिस्टालिसिस इज ए मूवमेंट, ये एक गति है, मूवमेंट है इन द बॉल ऑफ अ गट बाई विच फूड प्रोसीड फॉरवर्ड टूवर्ड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ गट। यानी ये पेरिस्टालिसिस एक मूवमेंट है, जो इस मूवमेंट के द्वारा भोजन को पीछे की ओर धकेला जाता है और अंत में पोस्टीरियर पार्ट में भोजन को पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा जस्ट इसके एक अपोजिट मूवमेंट है, इसको एंटी पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। इट इज द एंटोनिम्स ऑफ पेरिस्टालिसिस। इट इज द रिवर्स ऑफ पेरिस्टालिसिस एंड आल्सो नोन एज एमस्टालिसिस। इट्स रिजल्ट वॉमिटिंग। यानी भोजन जो है आमाशय से छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। यदि ये गति उल्टी दिशा में होने लग जाए, एंटी पेरिस्टालिसिस हो जाए, तो भोजन जो है विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देगा, जिससे हमको वॉमिटिंग यानी उल्टी की शिकायत हो सकती है, पलटी की शिकायत हो सकती है। उस कंडीशन को हम एंटी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं। अब एक डिजीज़ का नाम है गौचर डिजीज़। गौचर डिजीज़ ये इरेगुलर फैट मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन चिल्ड्रन। यानी फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, और इरेगुलर होने से चिल्ड्रंस में फैट का डिपोजिशन हो जाता है इन द लिवर। यानी फैट इज डिपोजिट इन द लिवर। इट इज़ द सिम्टम्स ऑफ गौचर डिजीज़ कॉल्ड गौचर डिजीज़। यानी फैट डिपोजिट इन लिवर इन केस ऑफ चिल्ड्रंस। एक और मूवमेंट आती है, इसको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। चर्निंग मूवमेंट ऑफ फूड इज मायोजेनिक एंड ऑटोनोमस इन विच मिक्सिंग ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट टेक प्लेस। ये चर्निंग मूवमेंट है। चर्निंग मूवमेंट मायोजेनिक होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करती है, और इस मूवमेंट का एक ही कार्य है, केवल इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है, उसका केवल मिक्सिंग करना है। जब इंटेस्टाइनल कंटेंट में 3 टाइप ऑफ जूस पाए जाते हैं, बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस
एंड इंटेस्टाइनल जूस कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। और उन सभी को जो है मिक्सिंग करना है, जो इंटेस्टाइनल का जो कंटेंट है, कंटेंट एंड जूस, ये सभी मिक्स कर दिए जाते हैं बाई ए मूवमेंट कॉल्ड चर्निंग मूवमेंट। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और समझिए ये बहुत ही समझने लायक टॉपिक है। और इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को यहाँ से हल करके ही भेजा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं है, और चाहे वो नीट का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे पीवीटी का हो, केबीएस, एनबीएस, किसी का भी कंपटीशन हो, किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, यहाँ से छूटना नहीं है। बस एक आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनानी है, आप कितने कॉन्शियस हैं, और अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिए। क्वेश्चन आपको 100% मिलते रहेंगे। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। अगली स्लाइड पर क्या है, सबसे पहले नौसिया आता है। नौसिया, व्हाट इज नौसिया? डिस्कम्फर्ट फीलिंग बिफोर वॉमिटिंग। जब उल्टी आती है यानी पलटी आती है, वॉमिटिंग होने वाली होती है, उससे पहले आप व्यक्ति को बेचैनी होती है, उस बेचैनी को नौसिया बोलते हैं। और उस बेचैनी के बाद वॉमिटिंग हो जाती है, और वॉमिटिंग होने से उस व्यक्ति को बड़ा रिलैक्स महसूस होता है, तो वो बेचैन वाली जो कंडीशन होती है उसको नौसिया बोलते हैं। वॉमिटिंग, इट इज़ ए रिवर्स पेरिस्टालिसिस फॉर एजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम गट। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये रिवर्स पेरिस्टालिसिस की वजह से होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। जब भोजन उल्टी दिशा में चलता है तो वॉमिटिंग वाली कंडीशन आ जाती है। सम टर्म्स डिफाइंड हियर टेक प्लेस इन लिवर। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो लिवर में होते हैं, और उसको यहाँ डिफाइन करना है। इससे पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके ये बताया था कि सर ये 4 टर्म्स हैं, मैंने इनको जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में दिया था। तो उस स्टूडेंट ने ये कहा सर ये मेरी समझ में नहीं आई, ये क्या टर्म्स हैं, और थोड़ा सा आप इन पर प्रकाश ज़रूर डालिए। तो इसलिए मैंने ये 4 टर्म्स यहाँ लिख दिए हैं। इन 4 टर्म्स को मैंने समझाया है, उसको समझिए। सबसे पहला टर्म्स है ग्लाइकोजेनेसिस। कन्वर्जन ऑफ अ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन टेक प्लेस इन लिवर एंड मसल्स। यानी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। आप यहाँ एक शुद्ध भाषा सुनेंगे। ग्लाइकोजन का निर्माण ग्लूकोज से होता है, उस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यानी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन टू ग्लाइकोजन, आप ऐसे कह सकते हैं, या ग्लाइकोजन फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज। सेकंड टर्म है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। यानी ग्लाइकोजन कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज में चेंज हो जाती है, इस क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। इट टेक प्लेस इन लिवर, ये भी लिवर में ही घटित होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट टेक प्लेस इन लिवर, ये भी घटना लिवर में ही होती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण होता है, परंतु वो ग्लाइकोजन के द्वारा नहीं, फ्रॉम फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स। यानी ग्लूकोज फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये लास्ट टर्म्स है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम फैटी एसिड, फैट, प्रोटीन्स, नॉट फ्रॉम ग्लूकोज। ये 4 टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। इसके अलावा सम अदर टर्म्स सच एज पैम, ये पैम PEM, ये आपके नीट के सिलेबस का बहुत ही स्पेशल टर्म्स है। पैम टर्म स्टैंड फॉर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं, यानी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी। पैम में बी डिफाइंड एज प्रोटीन कैलोरिक मेल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन
कैलोरिक मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कुपोषण हो जाता है, उसमें कैलोरी ऊर्जा इतनी ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इट डेवलप इन चिल्ड्रेन एंड इज इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई द बॉडी न्यूट्रिशनल नीड, यानी इसमें प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है जिसके द्वारा इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई बॉडी न्यूट्रिशन नीड, यानी प्रोटीन जो है इनसफिशिएंट रहता है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो इसके द्वारा क्या होता है, जब प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, देयर आर 2 डिजीज जनरेटेड। इस प्रोटीन डेफिशिएंसी से 2 बीमारियां जनरेट होती हैं। नंबर 1 क्वाशियोरकोर डिजीज ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी, इट अकर इन चाइल्ड, यानी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये बीमारी जनरेट होती है और ये बीमारी बच्चों में होती है। मेरेस्मस डिजीज ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, लंबी भूख, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन। अभी मैंने आपको ये मेरेस्मस डिजीज़ बताई थी, तो इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, इसमें क्या स्किन रिंकल्ड हो जाती है, व्यक्ति लीन हो जाता है, थिन हो जाता है। तो ये इसके करेक्टर्स हैं, ये 2 डिजीज़ हैं। इसके बाद हम आते हैं एसिमिलेशन पर। एसिमिलेशन क्या है, इसको आप समझिए, इसको आप एक फिगर द्वारा अंडरस्टैंड करेंगे। ये मेरा खुद का प्रयास है समझाने का। देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंटेस्टाइन है, यानी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये दिखाई पड़ रहा है आपको। ये यहाँ पे अमीनो एसिड दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पर आपको ग्लूकोज दिखाई पड़ रहा है। ये इंटेस्टाइन में हैं। इंटेस्टाइन में ये बिलाई द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद बाया हेपेटिक पोर्टर सिस्टम या हेपेटिक पोर्टर सर्कुलेशन के द्वारा कहाँ जाते हैं, ये लिवर में जाते हैं। तो यहाँ से ये पूरा मटेरियल कहाँ पर आ गया, ये बाया हेपेटिक पोर्टर बीन्स कहाँ आ गया, ये लिवर में। ये आप देख रहे हैं, ये लिवर है। लिवर में ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इसको मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले लिवर के और भी फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शन को देखिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड एरिथ्रोसाइट, यानी पुरानी आरबीसी हैं उनको डिस्ट्रक्ट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो डिटॉक्सिफिकेशन जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको निकाल देता है। इन केस ऑफ एनी ड्रिंकर, यदि कोई व्यक्ति ड्रिंकर है, एल्कोहल लेता है, तो उस एल्कोहल को ये डिटॉक्सीफाई करता है। इसीलिए जो ड्रिंकर होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, उनका लिवर जो है डैमेज हो जाता है, क्योंकि लिवर को उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें टॉक्सिक पदार्थ हैं। उस टॉक्सिक पदार्थ को डिटॉक्सीफाई करता है। डिटॉक्सीफाई करने में इसको मेहनत लगती है और ये डैमेज हो जाता है। वाइल प्रोडक्शन, यानी वाइल का प्रोडक्शन करना है। एक्सक्रेशन ऑफ वाइल साल्ट, वाइल साल्ट का भी यहाँ से एक्सक्रेशन होता है। ये अदर फंक्शन ऑफ लिवर में आते हैं। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस, यानी लिवर का कार्य फेगोसाइटोसिस भी है। लिवर के अंदर एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको कुफर सेल्स कहते हैं, और ये कुफर सेल्स फेगोसाइटोसिस का कार्य करती हैं। विटामिन सिंथेसिस, लिवर के अंदर विटामिन का संश्लेषण भी होता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कार्पोसेस, लिवर जो है ब्लड कार्पोसेस को फॉर्मेशन करता है, ब्लड कार्पोरेशन के निर्माण में भी भाग लेता है। अब हम यहाँ आकर के देखते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन सर्कुलेशन बाई ब्लड सर्कुलेशन, ये कहाँ पहुँचता है, इसको अब इस फिगर पर हम आते हैं। ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, यानी ये टिश्यू है। अब यहाँ से इनका भविष्य क्लियर होगा एसिमिलेशन में कि यहाँ एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये लिवर में आ गया और लिवर से कहाँ जाएगा, ये टिश्यू के लिए जाएगा, सेल्स के लिए जाएगा। फैटी एसिड ग्लिसरॉल इन सर्कुलेशन सेल के पास पहुँचेगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल फैट ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी, यानी ग्रोथ में भाग लेता है, टिश्यू रिपेयर में भाग लेता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रेब्स चक्र में भाग लेता है। इन स्टोरेज, कुछ लिवर अपने पास स्टोर भी रखता है। क्यों रखता है इसको बताते हैं।
पहले पूरा समझिए। ये अमीनो एसिड इन सर्कुलेशन बाय ब्लड, ये कहाँ ग्रुप ऑफ सेल में पहुँचेगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस फॉर ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी। ग्रोथ भी इसके द्वारा होगी, रिपेयरिंग भी होगी, एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा डीएमिनेशन, फॉर्मिंग अमोनिया, यूरिया। देखिए, डीएमिनेशन अमोनिया का भी निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है, यूरिया का भी निर्माण होता है। टू किडनी फॉर एक्सक्रेशन, यूरिया बनेगा, किडनी के द्वारा वो एक्सक्रेट कर दिया जाता है। यूरिया जब बनता है तो यूरिया ब्लड में मिक्स रहता है और किडनी के द्वारा उसको जो है फिल्टर करके एक्सक्रेट कर दिया जाता है। सिंथेसिस ऑफ फाइब्रिनोजन, ये एक प्रोटीन है और जो प्रोटीन है इसका निर्माण जो है लिवर में होता है और इसका कार्य ये है कि ब्लड क्लॉट में भाग लेना है। ग्लूकोज इन सर्कुलेशन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भाग लेता है, कोश के श्वसन में भाग लेता है, एनर्जी प्रोडक्शन में भाग लेता है, यानी क्रेब्स चक्र में भाग लेता है। इसके अलावा ये स्टोरेज क्यों होता है, क्या आवश्यकता है कि लिवर अपने पास इसको स्टोरेज रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को भोजन न मिलने के कारण उसको लिवर में स्टोरेज फूड से ही काम चलाना पड़ता है और लिवर में स्टोरेज फूड, लिवर जो है उसको फूड की सप्लाई कर देता है, जिससे व्यक्ति जो जीवित रह जाता है। तो व्यक्ति के इन द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन, और स्टारवेशन की कंडीशन में, भूखमरी की कंडीशन में लिवर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और यहाँ से इसको भोजन की सप्लाई कर दी जाती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपने देखा, ये एसिमिलेशन का है। आप इसको लिखेंगे, लिखते लिखते आपके 6 पेज भरेंगे और वो भी जब क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, परंतु इस फिगर के द्वारा आप, मैं समझता हूँ 100% क्वेश्चन को आप करेंगे और वो भी राइट करेंगे, करेक्ट करेंगे। ये मेरा अपना प्रयास है, ये जो फिगर है ये मेरा अपना बनाया हुआ है। आप एक किसी किताब से ले लेंगे, किताब से नहीं, ये बहुत इसको मैंने बहुत ही मॉडिफाई करके यहाँ तैयार किया हुआ है। तो इस फिगर को आप बहुत इजी वे में समझेंगे और इसको जो आप समझिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। और मैं अब आपको एक नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलूँगा। नेक्स्ट स्लाइड को देखिए, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कैलोरिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिक वैल्यू यहाँ दी हुई है। देखिए, कैलोरिक वैल्यू ये आपका सिलेबस का टॉपिक है। फिजियोलॉजिकल वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी है, हो सकता है पूछ ले। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम, प्रोटीन 1 ग्राम, फैट 1 ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन 1 ग्राम से आपको 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फैट 1 ग्राम से 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है उसको हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट से 4.00 किलो कैलोरी, प्रोटीन 1 ग्राम से 4.00 किलो कैलोरी, फैट 1 ग्राम से 9.00 किलो कैलोरी। इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम से। तो यहाँ पर ये जो आपका नीट का सेम टॉपिक है, कैलोरिक मान क्या है, कैलोरिक मान, तो इसलिए यहाँ इसको देना बहुत ज़रूरी था। और कहीं कहीं कैलोरिक मान दिए ही नहीं है कि क्या होता है कैलोरिक मान, बच्चे ढूंढते रह जाएंगे और उनको वीडियो में कैलोरिक वैल्यू भी उपलब्ध ही नहीं है। तो ये लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो, इसका भी ध्यान रखिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक चार्ट दिया है, वो वीडियो के अंत में है, इसमें सभी एंजाइम्स दिए हुए हैं। एंजाइम विद पीएच, एक्शन एंड एंड प्रोडक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलता हूँ, आप इसको देखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी डाइजेस्टिव एंजाइम आपको एक स्लाइड पर उपलब्ध हैं। क्योंकि आप अलग अलग देखेंगे तो ये आप भूल भी सकते हैं, नहीं समझ में आ पाता। और यहाँ ये जो एंजाइम है ये आपके जनरल स्टडी का भी पार्ट है,
ये आपके नीट का भी है, ये आपके एम्स का भी है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो अब मैं इसको समझाता हूँ, यहाँ से मैं अपना फ़ोटो हटाता हूँ और तब आप उसको समझिए। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम विद पीएच एक्शन एंड एंड प्रोडक्ट। देखिए, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ग्लैंड, पीएच, डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम, एक्शन एंड प्रोडक्ट। अब आते हैं हम सबसे पहले नंबर 1 पे लेते हैं बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं। लार ग्रंथियों से क्या निकलता है? सलाइवा, यानी लार निकलती है। उस लार का पीएच कितना होता है? 7। उसके अंदर एंजाइम कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। और टाइलिन किस पे एक्शन करता है? स्टार्च पे, और स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक। उसके बाद मेरी बात को आप बहुत केयरफुली समझ रहे हैं और ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टर्म लेते हैं हम स्टमक। स्टमक में क्या पाया जाएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। उसका पीएच कितना होता है? 2। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? कार्डियक में, फंडक में, पाइलोरिक में। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 एंजाइम निकलते हैं, रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। रेनिन कार्य किस पर करता है? कैसिन पर। ये मैंने यहाँ पर कैंची का निशान लगा दिया है क्योंकि ये सीधे सीधे डायरेक्शन में गलत हो गया था, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया यहाँ पर। रेनिन किस पर कार्य करेगा? कैसिन पे। कैसिन को किस में चेंज कर देता है? पैराकैसिन में। ये केवल छोटे बच्चों में ही पाया जाता है, एडल्ट में ये एब्सेंट हो जाता है। पेप्सिन प्रोटीन में कार्य करता है। ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है। गैस्ट्रिक लाइपेज ये फैट डाइजेस्ट करता है और फैट डाइजेशन के लिए क्या करता है? उसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? ब्रेकडाउन्स ऑफ द लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर बंस फॉर इजीली डाइजेशन, कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर डिओडिनम। ये डिओडिनम है। डिओडिनम में पेंक्रियाज की डक्ट भी खुलती है, बाइल डक्ट भी खुलती है। तो सबसे पहले हम पेंक्रियाज को लेते हैं। पेंक्रियाज से क्या निकलता है? पेंक्रियाटिक जूस निकलता है। इस जूस का जो पीएच कितना होता है? 8। इससे कुछ एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज, स्ट्रिप्सिन या लाइपेज। ट्रिप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को चेंज कर देता है पॉलीपेप्टाइड में। काइमोट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन का कार्य करता है और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। एमाइलोप्सिन स्टार्च पर कार्य करता है और इसको डाइसैकेराइड में चेंज कर देता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में चेंज कर देता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये भी प्रोटीन में कार्य करता है और पॉलीपेप्टाइड में इसको चेंज कर देता है। स्ट्रिप्सिन या लाइपेज ये फैट को डाइजेस्ट करता है और फैट को तोड़ करके फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। अब आते हैं हम लिवर पर। लिवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। इस बाइल जूस का पीएच कितना होता है? 8.3। इसके अंदर एंजाइम कौन से प्रेजेंट होते हैं? यानी नो, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला था आरपी सिंह मेडिकल क्लासेस फॉर नीट एंड एम्स पर, तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया था लाइपेज प्रेजेंट होता है, यानी इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ये जूस डायरेक्टली फैट पर कार्य करता है और फैट का एमल्सिफिकेशन करता है। ये मैंने बता दिया था कि बाइल में 2 सोडियम साल्ट पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। दीज सोडियम साल्ट breakdowns of the larger fat molecules into smaller ones for easily digestion called chylomicrons। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको काइलोमाइक्रोन्स भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होती हैं उसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं या क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन बोलते हैं। क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन से जो जूस निकलता है उसको इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं।
सक्कस एंटेरिकस का जो pH है 7.6 होता है। तो ये इसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हैं? एंटीरोकाइनेज, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, लैक्टेज, न्यूक्लिएज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है एंटीरोकाइनेज, यानी ये ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है और एक्टिव फॉर्म क्या होती है? ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। ट्रिप्सिनोजन चेंज इनटू ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ एंटीरोकाइनेज। इरेप्सिन प्रोटीन पाचक है, पॉलीपेप्टाइड में कार्य करता है, इसको अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। लाइपेज फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ देता है। न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए उसको न्यूक्लियोसाइड में चेंज कर देता है। तो यहाँ तक आपने सुना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है और इस टेबल को आप जो है बहुत केयरफुल्ली समझिए, याद करिए, क्योंकि ये टोटल ऑल एंजाइम एक जगह प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये ढंग से याद नहीं हो पाते हैं। ये कम से कम मैं समझ रहा हूँ 40 मिनट की वीडियो होगी। अगर इसी वीडियो को बोर्ड पर अब मैं पढ़ाऊँगा तो बोर्ड पर पढ़ाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा चाहिए, क्योंकि कुछ समय फालतू का भी लगता है। यहाँ पर कोई भी मिनट कोई भी सेकंड फालतू की नहीं है। यहाँ पर जो कुछ है मैं केवल रियलिटी में बोलता जा रहा हूँ, रियलिटी में समझा जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बोर्ड की वीडियो हैं, चाहे वाइट बोर्ड की हो चाहे ब्लैक बोर्ड की हो, कुछ समय बहुत सा समय उस पर वैसे ही निकलता है, लाइव क्लास में भी बहुत समय निकलता है। तो आप इस वीडियो को बहुत केयरफुल्ली सुनिए, समझिए, और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।